प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसके 7th चैप्टर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सत्ता की अवधारणा, इसकी शुरुआत आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने शक्ति को काफ़ी डिटेल से समझा। तो विद्यार्थियों, सत्ता की बात इस वीडियो और आगे आने वाले कुछ वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ सत्ता के जो विविध आयाम हैं उनको समझेंगे हम अलग अलग। आपके सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। सबसे पहले आज इस वीडियो में विद्यार्थियों सत्ता की अवधारणा, एक पॉलिटिकल साइंस में जो सत्ता की जो अवधारणा है उसको हम समझेंगे और इसकी जो कुछ परिभाषाएं, अर्थ, ठीक है, उसको हम जानेंगे कि अलग अलग विचारकों ने सत्ता को किन रूपों में, किन शब्दों में परिभाषित किया, उन्होंने किस तरीके से सत्ता को परिभाषित किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए आप 2 नंबर का प्रश्न कई बार सत्ता किसे कहते हैं पूछ लिया जाता है। उसके अलावा जो निबंधात्मक प्रश्न में भी अगर सत्ता को लेकर कोई भी प्रश्न आता है तो आपको अर्थ एवं परिभाषा तो वहाँ बतानी ही होगी। तो उस दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। जो आगे हम बात करें उससे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, अभी उन्हें पता नहीं है इस सीरीज़ का, तो मैं बता दूं, सारे जो वीडियो अब तक इस पेपर के जो हमने डिस्कस किए हैं वो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। उसका जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आप सारे वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल सीरियलिटी वाइज आप देख सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और सबसे पहले हम बात करते हैं सत्ता की अवधारणा की। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम सत्ता की जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको हम समझेंगे। देखिए, सत्ता, इसको दूसरा हम इसके लिए शब्द यहाँ यूज किया गया प्राधिकार, ठीक है। प्राधिकार भी हम कई बार बोल देते हैं, सत्ता का ही एक तरह से दूसरा शब्द है वो, ठीक है। तो विद्यार्थियों, जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा होती है, मतलब मानव शरीर में जो स्थान आत्मा का है वही स्थान किसी भी संगठन में सत्ता का है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, क्योंकि एक तरह से राज्य तो उसका वृहत रूप है, ठीक है, तो वहाँ भी सत्ता होती है। लेकिन आप छोटे से लेकर बड़े किसी भी संगठन में सत्ता का वही स्थान होता है जो कि मानव शरीर में आत्मा का होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं बिल्कुल सरल भाषा में कि अगर मान लीजिए आत्मा को शरीर से निकाल दिया जाए तो उस शरीर का कोई अस्तित्व है क्या? तो उसी प्रकार कोई भी संगठन हो, चाहे बड़ा हो, तो अगर वहाँ आप मान लीजिए अगर सत्ता नहीं होगी तो फिर उस संगठन का कोई अस्तित्व नहीं होगा, वो चल ही नहीं सकता है संगठन, ठीक है। तो अलग अलग जो विद्वान हैं, राजनीतिक जो विद्वान हैं, इन्होंने अलग अलग रूपों में परिभाषित तो खैर सत्ता को किया ही है, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमने जानी है। विद्यार्थियों, आप इसको एक उदाहरण से भी आज समझ सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए भारत देश है, अब यहाँ सत्ता किसके पास है? अभी कोई भी सरकार, ठीक है, तो हमारे वर्तमान में जो सरकार है, केंद्रीय जो सत्ता है, केंद्र सरकार की जो सत्ता है, वो बिल्कुल सत्ता की सेंट्रल पॉइंट है हमारे प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे सत्ता, वास्तविक सत्ता धारक होता है केंद्र का, ठीक है। तो आप कल्पना करिए, अगर मान लीजिए केंद्र नहीं हो, मतलब केंद्र सरकार नहीं हो, या हम ये कहें कि सरकार अगर नहीं हो, तो फिर पूरे देश के शासन को कौन चलाएगा? तो आप पूरी व्यवस्था एक तरह से निष्क्रिय पड़ जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो यही है। आप अगर मान लीजिए मानव शरीर में भी होता है ना कि सत्ता अगर आत्मा नहीं होगी तो फिर वो शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। तो वही स्थिति यहाँ किसी भी संगठन में सत्ता की है, ठीक है। कुछ विचारकों का यहाँ जिक्र किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर्बर्ट साइमन, साइमन या नाम दिया तो हर्बर्ट साइमन इनका पूरा नाम है, स्मिथबर्ग, इसके अलावा थॉमसन, ये कुछ विचारक है। इन्होंने सत्ता को किसी भी संगठन की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता माना है। मतलब उन्होंने कहा है कि जो सत्ता है वो उस संगठन की बहुत महत्वपूर्ण
एक तरह से पार्ट है, उसके बिना हम उस संगठन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सत्ता वह सूत्र है, सत्ता मतलब एक तरह से वह सूत्र है जो कि संगठन में विभिन्न समूहों की क्रियाओं को परस्पर जोड़ता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, मतलब जो भी संगठन में गतिविधियां होती है, जो एक्टिविटीज़ होती है, तो उन सबको एक तरह से जो परस्पर जोड़ने का काम है वो सत्ता ही करती है। ठीक है, तो वो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है। सत्ता को प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी भी माना जाता है। कुंजी मतलब चाबी। कोई भी संगठन में अगर जो एक प्रबंध होगा, बेहतर तरीके से प्रबंधन होगा। आज अगर हम देश का प्रबंधन माने कि देश को पूरे तरीके से मैनेजमेंट जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार नहीं होगी तो फिर पूरे देश का जो पूरा शासन है उसका प्रबंधन कौन करेगा? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सत्ता है उसको प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी अर्थात चाबी माना जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ सत्ता का जो कॉन्सेप्ट है, सत्ता की जो अवधारणा है, उसके बारे में विद्यार्थियों हमने जाना है। अब हम सत्ता की जो अर्थ है उसका जो परिभाषा है, अलग अलग विचारकों ने इसको किस रूप में परिभाषित किया है वो हम देखते हैं। सत्ता का मतलब तो आपको समझ ही गए होंगे एक तरह से, कि सत्ता का जो महत्व है किसी भी संगठन में, या पूरे एक अवधारणा के रूप में सत्ता का क्या महत्व है वो तो आप समझ गए। अब आइए देखते हैं कुछ परिभाषाएं और इसका जो अर्थ है वो आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, अगर हम अर्थ और परिभाषा की बात करें, देखिए कुछ कोटेशंस, कुछ परिभाषाएं आपके सामने हैं, हम एक एक को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले सामान्यतः आप भी ये आपने देखा होगा और हम कई बार हमने किया भी है कि हम सत्ता को शक्ति, इससे पहले हमने पढ़ा है, पावर को पूरा डिटेल से पढ़ा है हमने। तो सामान्यतः हम सत्ता और शक्ति दोनों को एक जैसा ही मान लेते हैं। हम यही कह लेते हैं कि हाँ बस शक्ति सत्ता वही बात है, कि अगर सत्ता धारा की है वही शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन विद्यार्थियों, वास्तव में सत्ता और जो शक्ति है वो काफ़ी डिफरेंस है, दोनों में काफ़ी अंतर है। ठीक है, तो सत्ता को सामान्यतः शक्ति के सामान्य हम समान मान लेते हैं, बाकी ऐसा है नहीं। सत्ता को आदेश देने एवं पालन कराने के अधिकार के रूप में सामान्यतः माना जाता है। मतलब सत्ता एक ऐसी स्थिति है, ऐसा वो पार्ट है किसी भी संगठन का कि वो आदेश देता है और अ, उसका पालन करवाता है वो। ठीक है, तो वो सत्ता के द्वारा ही किया जाता है। कुछ परिभाषाएं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हेनरी फेयल की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा विद्यार्थियों है। कई बार ये नाम से भी पूछ ली जाती है कि बताइए हेनरी फेयल की सत्ता की परिभाषा बताइए। कई बार ऐसे आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 12th में भी विद्यार्थियों आपने इस परिभाषा को पढ़ा होगा। तो हेनरी फेयल बड़ा ही सरल परिभाषाएं वो देते हैं कि जो सत्ता है वो आदेश देने का अधिकार एवं उसका पालन कराने की शक्ति है। बहुत सरल शब्दों में उन्होंने कहा है। तो इस परिभाषा को तो आप जरूर याद करें कि सत्ता आदेश देने का अधिकार। देखिए कोई भी आदेश दे और उसका पालन करे ऐसा जरूरी नहीं है, और हर किसी को आदेश देने का अधिकार भी नहीं होता है। जिसको ये पावर होता है वही देता है। ठीक है, तो हेनरी फेयल कहते हैं कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और उस जो आदेश का पालन करने की जो पावर है वो भी उसी के पास होती है। तो वही जो पावर है आदेश देना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसका पालन करवाना, ये जो पावर है वही क्या है? सत्ता है। तो यहाँ सत्ता और शक्ति अलग हुई ना। तो मतलब वो जो सत्ता धारक के पास वो जो पावर होता है जिससे कि वो अपने आदेशों को जारी करता है और उनका पालन करवाता है, उनका पालन सुनिश्चित करवाता है, वो जो उसमें पावर है वो शक्ति है जो है वो ही क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। तो हेनरी फेयल भी यही कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं डेविड, वो क्या कहते हैं कि सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है, मतलब वो निर्णय लेती है और फिर आदेश देती है और फिर वो जो अधीनस्थ हैं वो उनका पालन करते ही हैं। तो ये उन्होंने, डेविड ने इस रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो विद्यार्थी परिभाषा आप देख पा रहे हैं पीटरसन, वो कहते हैं सत्ता के बारे में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आदेश देने एवं उसका पालन करने के अधिकार को ही सत्ता कहा जाता है। लगभग हेनरी फेयल जैसी ही, केवल शब्दों का थोड़ा हेर फेर है, बाकी वही कहते हैं कि ठीक है ना, कि आदेश देने और उसका पालन कराने का जो अधिकार है, जो प्राधिकार है, वही क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। ठीक है, अब ये कुछ परिभाषाएं विद्यार्थियों, तीनों परिभाषाएं हमने देखी।
तो इससे स्पष्ट आपको सत्ता एक तरह से समझ में आ तो गई होगी। अब ये हम देखें तो ये जो सत्ता की परिभाषाएं हैं, सत्ता का एक औपचारिक जो अधिकार सत्ता सिद्धांत है, एक बड़ा सैद्धांतिक तरीके से अगर हम सत्ता को पढ़ते हैं तो उस रूप में ही ये जो सारे विचार, ये जो परिभाषा हमने देखी है वो हैं। अभी जो औपचारिक सत्ता सिद्धांत है, ये आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि भाई फिर औपचारिक सत्ता सिद्धांत क्या है। हालांकि यहाँ बहुत बारीकी से हो गया ये बात, लेकिन फिर भी अभी आप समझ सकते हैं। ये जो हमने सत्ता की परिभाषाएं देखी, भाई वो आदेश देता है, आदेश का पालन करवाता है, तो कॉमन बात इसमें ये आ रही है। तो यहाँ औपचारिक अधिकार जो सत्ता सिद्धांत है वो सामान्यतः क्या मानता है, वो ये मानता है कि भाई जो सत्ता है वो उच्च स्तरीय, मतलब सत्ता को उच्च स्तरीय मानते हैं वो, कि जो सत्ता उच्च स्तर से ही पैदा होती है और फिर वो प्रत्यायोजन के जरिए, प्रत्यायोजन मतलब जो आपको पता है कि एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, है ना, ठीक है, या उसके जो पावर हैं वो नीचे के अधिकारियों को डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वास्तविक सत्ता तो एक अधिकारी में निहित होती है, लेकिन फिर एक पद सोपानी व्यवस्था भी उसमें होती है। तो कहने लगे प्रत्यायोजन होता है कि जो वो सत्ताधारक है वो अपने अधिकारों, अपनी जो पावर है उसको डिवाइड कर देता है, बांट देता है वो, ठीक है। उस तरीके से वो अपना उस सत्ताधारक शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत यही मानता है कि वो जो प्रत्यायोजन के जरिए वो जो पावर है वो नीचे तक पहुंचती है और उच्च स्तर से ये शुरू होती है, ठीक है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि सारे विचारक ऐसा ही मानते हैं। ये जो परिभाषा हमने देखी वो सत्ता के औपचारिक सिद्धांत पर आधारित थी, लेकिन कुछ विचारक हैं, जैसा कि आप नाम देख भी पा रहे हैं कि मेरी पार्कर फोलेट, हर्बर्ट साइमन, वो सत्ता को कुछ एक व्यवहारिक स्वरूप देते हैं। वो औपचारिक, ये तो हमने औपचारिकता की बात करी, भाई आदेश देना और उसका पालन कराने की जो पावर है, ठीक है। लेकिन ये जो मेरी पार्कर फोलेट है और हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक है, ये व्यवहारिक तरीके से सत्ता को ये समझाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि सत्ता केवल आदेश देना ही सत्ता नहीं है, कि मान लीजिए उच्चाधिकारी है वो केवल आदेश दे दिया, लेकिन वास्तविक जो उसके अधीनस्थ हैं वो उस सत्ता धारक के आदेश को माने और उसको व्यवहार में उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको स्वीकार करे, वो ही वास्तविक सत्ता कहलाएगी। तो कहने का मतलब वो एक कहते हैं कि केवल आदेश देना ही नहीं, बल्कि सत्ता जो धारक है वो आदेश दे और वो अधीनस्थ जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो उसको सहर्ष से स्वीकार करे और उसको इम्प्लीमेंट करे बिना किसी दबाव के, ठीक है। अगर वो ऐसा करते हैं तब जाके ये माना जाता है कि हाँ, वो जो उच्च अधिकारी ने आदेश दिया है वो सत्ता है, मतलब सत्ता तभी मानी जाएगी। केवल आदेश देने का अधिकार और पालन कराने की शक्ति जो औपचारिक अधिकार सत्ता का सिद्धांत कहता है, यहाँ थोड़ा सा ये डिफरेंट विचार रखते हैं। व्यवहारिक तरीके से कहते हैं कि वास्तविकता में केवल आदेश दे देना ही कोई सत्ता नहीं है, बल्कि वास्तव में वो उनका पालन भी करे, उन जो जिनको आदेश दिया गया है। अगर वो उसका पालन नहीं करते हैं तो फिर वो काई की सत्ता हुई, फिर वो लोग उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो दोनों तरीके की परिभाषा हमने, एक तो औपचारिक अधिकार सिद्धांत, एक और व्यवहारिक सिद्धांत इसको सत्ता का, ये समझ के एक निष्कर्ष आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि आप अंतिम लाइन देख पा रहे हैं कि निष्कर्ष रूप से सत्ता क्या है कि आदेश देने, निर्णय लेने एवं उनके पालन कराने की ऐसी शक्ति, स्थिति या अधिकार। देखिए एक एक शब्द का मतलब है, ठीक है, जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर अर्थपूर्ण बन जाता है। जो अभी हमने बात करी थी कि अधीनस्थ जब उसको स्वीकार कर लेंगे उन आदेशों को, तब ही वो अर्थपूर्ण बनेगा, अन्यथा उसको सत्ता नहीं माना जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई भी संगठन है अपने लक्ष्य की अगर पूर्ति करना चाहता है, या वो संगठन अपने लक्ष्य को तभी पूर्ति कर सकता है जब कि जो सत्ताधारक के द्वारा अपने आदेश दिए जाएं, निर्णय लिए जाएं, उन आदेशों को पालन करवाया जाए, और जो जिनको आदेश दिया गया वो उसको सहर्ष स्वीकार भी करे, उसको माने भी, उसके अनुसार काम भी करे, तो ही जाके ऐसा हो सकता है, तो ही जाके कोई संगठन अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। तो विद्यार्थियों, ये सत्ता को हमने अलग अलग तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमने समझने का प्रयास किया। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग जो यहाँ सैद्धांतिक तरीके से, व्यवहारिक तरीके से हमने दोनों देखा। तो ये काफ़ी डिटेल में अगर निबंधात्मक प्रश्न आता है तो भी आप आराम से कर सकते हैं।
और 5 नंबर का प्रश्न भी आपसे सत्ता के अर्थ को लेकर या उसकी परिभाषाओं को लेकर पूछा जाए तो आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए आपको सारी परिभाषा याद नहीं होती, लेकिन कम से कम हाँ हेनरी फेयोल वाली या ये एक दो परिभाषा जरूर आप विद्यार्थियों याद रखें। बाकी निष्कर्ष वाली जो परिभाषा है, अगर मान लीजिए आपको कोई विचारक की परिभाषा याद नहीं करनी तो आप ये निष्कर्ष वाली जो लाइन है, वो 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि भाई सत्ता किसे कहते हैं, तो आप ये बता सकते हैं। तो इसमें दोनों बात आ जाएगी, जो औपचारिक अधिक जो सत्ता का सिद्धांत है वो भी आ जाएगा और व्यवहारिक वाली बात भी इसमें आ जाएगी। तो आशा है विद्यार्थियों आपको ये सत्ता का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। हालांकि सत्ता को लेकर बहुत सारी बातें अभी हमें करनी है, लेकिन वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अंत में विद्यार्थियों आपसे यही अपील कि आप वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को वीडियो को साझा करें जिससे कि वो भी लाभ उठाते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।